प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि समर के पिताजी ने समर को आदेश दिया कि जाकर के पंडित जी को बुलाओ। तो वह उनके घर गया हुआ है। उनके घर जाने पर समर को पता चलता है कि समर अपनी पत्नी प्रभा से अब बातचीत करने लगा है, जिसकी खबर अड़ोस पड़ोस चारों तरफ फैल गई है। वहाँ वह पंडित जी की जो पोती है, विष्णु की बेटी, उसको लेकर के खिलाता है। और उसके बाद पंडित जी आए होंगे, समर के पिताजी से मिले होंगे, किसी खास विषय पर चर्चा हुई होगी। उसके बाद का प्रसंग टॉपिक हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, यहाँ आ गया है चैप्टर 2, उसका सारांश है। रात को प्रभा ने समर को बताया कि उस दिन नमक इसलिए तेज हुआ था क्योंकि भाभी ने मुट्ठी भर नमक चुपके से दाल में डाल दिया था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जिस दिन खाना बनाने का रस्म था, उस दिन जब प्रभा ने खाना बनाया तो भाभी ने बनी हुई दाल में एक मुट्ठी नमक ऊपर से डाल दिया था कि ताकि दाल का स्वाद बिगड़ जाए और प्रभा के प्रति लोगों के मन में दुर्भावना पैदा हो जाए। लोग यह समझ ले कि प्रभा सिर्फ पढ़ी लिखी ही है, पढ़ाई लिखाई के अलावा इसे और कोई काम नहीं आता है। मुख्य रूप से गृहिणियों का काम होता है घर का काम करना, खाना पीना बनाने आना। वह चाहे जितनी पढ़ाई लिखाई कर ले, लेकिन साथ में उसे खाना बनाना आना ही चाहिए। तो भाभी उससे जलती थी, उसकी सुंदरता से, उसकी पढ़ाई लिखाई से, जिसके कारण भाभी ने उसे नीचा दिखाने के लिए दाल में एक मुट्ठी नमक डाल दिया। इस बात की जानकारी प्रभा ने समर को अभी तक नहीं दी थी, जिस बात की जानकारी आज प्रभा ने समर को दे दी। यह सब मुन्नी ने देखा था। कहने का मतलब कि उसने प्रमाण, प्रूफ भी दे दिया कि मुन्नी ने भाभी को दाल में नमक डालते हुए देखा था। वह रात गिले शिकवे दूर करने की रात थी। वह रात गिले शिकवे दूर करने की रात थी। समर जानना चाहता था कि सुहाग रात के दिन न बोलकर प्रभा ने उसका अपमान क्यों किया। समर यह जानना चाहता था कि सुहाग रात के दिन प्रभा ने समर से बातचीत नहीं की, जिसे समर ने अपना अपमान समझा था। तो समर जानना चाहता था कि उस रात प्रभा ने उसका अपमान क्यों किया। बड़ी कठिनाई से प्रभा को वह बात बताने के लिए तैयार किया। प्रभा बताने के लिए तैयार नहीं होती थी, लेकिन बड़ी कठिनाई से प्रभा को उसने तैयार किया और प्रभा राजी हुई उस बात को बताने के लिए। उसे आश्चर्य था कि उस दिन का व्यवहार समर को अपना अपमान लगा। प्रभा सरप्राइज हो रही थी कि उसने, अर्थात प्रभा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो समर का अपमान हो, लेकिन समर ने उसे अपना अपमान समझा था। तो प्रभा आश्चर्यचकित हो रही थी कि समर ने उस घटना को इस रूप में क्यों लिया, पर उसने ऐसा नहीं किया था। कहने का मतलब यह है कि प्रभा ने समर को अपमानित नहीं किया था। उसका इंटेंशन, मनोभाव समर को अपमानित करने का नहीं था, बल्कि उसका कारण कुछ और था। शायद यह उसके भाग में लिखा था, सो हो गया। शायद उसके भाग में ऐसा लिखा था, वो हो गया। समर ने प्रभा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उससे उस रात न बोलने का कारण बताने का अनुरोध जारी रखा। समर ने प्रभा का हाथ अपने हाथ में लिया
और ले करके प्रभा से वह बार बार रिक्वेस्ट करता रहा कि नहीं, तुम्हें बताना ही होगा। सुहाग रात के दिन तूने मुझसे बातें क्यों नहीं की, उसका कारण बताओ। उसने बताया। अब देखिए प्रभा ने सही कारण क्या बताया। क्या कहा? हफ्तों से जागने की थकान थी। शादी विवाह का मामला था। शादी के पहले बहुत सारी रस्में घर में होती हैं, जिसके कारण न तो सोने का ठिकाना रहता है और न खाना पीना का ठिकाना रहता है। तो हफ्तों से जागने के कारण उसके शरीर में थकावट थी। बहुत बदन टूट रहा था। बदन टूटना एक मुहावरा है ना। इसका अर्थ होता है शरीर में दर्द होना। मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ जगह खाली दिख रहा है ना। यहाँ है बदन टूटना। गया कहाँ? यहाँ। बदन टूटना का मतलब हुआ शरीर में दर्द होना। ये मुहावरा है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। कहाँ पर आ रहा था? यहाँ। बदन टूट रहा था। तबीयत बड़ी उदास थी। जरा जरा सी देर बाद घर की याद आ रही थी। कहने का मतलब कि वो अपने माँ बाप का घर छोड़ करके ससुराल आई थी। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने घर की याद आ रही थी। फिर मुन्नी बीबी ने अपना किस्सा सुनाया तो मन और भी बेचैन हो गया। अब मुन्नी ने अपने ससुराल की कहानी सुनाई थी कि जब उसकी शादी हो करके वह ससुराल गई तो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ क्या क्या अत्याचार किए। पर हो सकता है कि प्रभा ने भी अपने मन में वही कल्पना कर ली होगी कि शायद मेरे साथ भी तो कहीं ऐसा ही व्यवहार यहाँ नहीं किया जाएगा। वही तो यहाँ उससे बातें करती थी। कहने का मतलब कि उस परिवार में मुन्नी ही एक थी जो प्रभा से बात करती थी। फिर संयोग फिर संयोग से उसी दिन खिड़की के सामने वाले घर में वह सांवल की बहू जलकर मर गई थी। ये भी हम लोग शुरू में ही देखे थे, जब हम लोग चैप्टर शुरू किए थे। तो जिस घर में प्रभा रह रही थी उस घर की जो खिड़की खुलती थी, उस खिड़की के ठीक सामने एक घर था जो सांवल का घर था। उस घर में सांवल की बहू अपने शरीर पर किरासन मिट्टी का तेल छिड़क कर और अपने शरीर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस बात से भी वह काफी दुखी थी, सहमी हुई थी, डरी हुई थी। और भी एक दो बातें ऐसी हो गई थी कि रोना आ रहा था, और एक दो बातें ऐसी हो गई थी जिसके कारण प्रभा को रोना आ रहा था। समर की शादी करने की अनिच्छा के बारे में भी वह जान चुकी थी। अब जिससे उसकी शादी हुई समर से, अब उसको पता चल गया कि समर शादी करना नहीं चाहता था। उसके मन के विरोध में उसकी शादी हुई है। उसका मन नहीं था शादी करने का, तो उसके मन के हिसाब से उसकी शादी नहीं हुई थी। सारे हौसले तो यूं ही मर गए थे। अब कहने का मतलब कि जो भी उत्साह था वह सब मर चुका था। क्यों मर चुका था? क्योंकि शादी होकर आने के बाद उसने देखा कि उसके घर में एक ननद है जिसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसके साथ ससुराल वालों ने क्या क्या अत्याचार किए। उसके बाद दहेज पर्याप्त न मिलने के कारण
सास नाराज चल रही है। सुंदर और पढ़ी लिखी होने के कारण जेठानी नाराज चल रही है। सुहागरात के दिन बात न करने के कारण पति नाराज चल रहा है। अब यहाँ पूरा परिवार ही एक नई आई हुई बहू के साथ जब नाराज चलने लगे तो उस बहू पर क्या बीतेगा, यह तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसका एहसास तो उसी को होगा जिस पर ये सारी बातें बीत रही थी। समर सही सही सब जानना चाहता था। सही सही सब जानना चाहता था। सब जानना चाहता ये था कि आखिर प्रभा ने सुहागरात के दिन बातचीत क्यों नहीं की। वह प्रभा की गोद में लेट गया। समर प्रभा की गोद में लेट गया। प्रभा भावुक मतलब इमोशनल होकर रोने लगी। कोठरी के अंधेरे में उसके आंसुओं की दो बूंदें समर के चेहरे पर पड़ी। अब अंधेरा था, कमरा में अंधेरा था। तो जब प्रभा रोने लगी तो उसकी आंखों से जो आंसू निकले, उस आंसू की दो बूंद समर के चेहरे पर पड़ी। वह चिहुक उठा और बोला, क्या वह अब रोती ही रहेगी? उसने कहा कि क्या तुम अभी तक रोती ही रहोगी? उसने उसके आंसू पोंछे, उसके गाल पर हाथ रखा तो चौंक कर हटा लिया। तो समर ने क्या किया, प्रभा के आंसू पोंछ दिए और उसके गाल पर हाथ रखा। तो प्रभा चौंक गई और हाथ को हटा लिया। उसे थप्पड़ वाली बात याद आ गई। जैसे ही समर ने प्रभा के गाल पर हाथ रखा, समर को वह दिन याद आ गया जिस दिन समर ने प्रभा के गाल पर तमाचे जड़ दिए थे और उसकी पांचों उंगलियों के निशान उसके गाल पर उभर आए थे। रोशनी होती तो देखता कि उसके उस दिन के थप्पड़ के निशान बाकी है या नहीं। अब कमरा में तो अंधेरा था। अब समर के मन में ऐसी भावना जग गई कि यदि रोशनी होती तो मैं उसके गाल पर देखता कि जिस दिन मैंने थप्पड़ जड़े थे और उसके गाल पर जो निशान आ गए थे, वे निशान अभी भी हैं क्या? फिर उसने पूछा कि अम्मा जी और भाभी जी उससे इतना नाराज क्यों रहती हैं? फिर समर ने पूछा कि अच्छा प्रभा बताओ, भाभी और माँ तुमसे इतना नाराज क्यों रहती हैं? समर ने उसे अपनी कसम देकर सच्चाई पूछनी चाहिए। प्रभा बताना नहीं चाहती थी। तो समर ने प्रभा को अपनी कसम दी और कहा कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें बताना ही होगा। बताओ कि भाभी तुमसे क्यों नाराज रहती हैं और माँ तुमसे नाराज क्यों रहती हैं? कसम देने की बात उसे अच्छी नहीं लगी। प्रभा को जब समर ने कसम दे दी तो कसम देने वाली बात प्रभा को अच्छी नहीं लगी और प्रभा झुंझला गई। प्रभा झुंझला गई। प्रभा ने अपने हाथ को समर के उलझे बालों में फिराना शुरू किया। अब प्रभा ने क्या किया कि समर के सिर में जो बाल थे, उलझे हुए बाल, उसमें अपने हाथों को घुमाना शुरू किया। उंगली चलाती हुई वह बोली, उनके समर के बालों में अपनी उंगली को घुमाते हुए वह बोली। क्या बोली? अम्मा बाबूजी के नाराज होने का कारण साफ है। अम्मा और बाबूजी नाराज हैं, उसका कारण साफ है। क्या? रुपया पैसा, अच्छा जेवर कपड़ा। कहने का मतलब कि दहेज में रुपए पैसे नहीं मिले हुआ और अच्छे अच्छे जेवर और कपड़े, जेवर मतलब गहना और ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी और कपड़े नहीं मिले। ये कुछ भी तो नहीं ला सकी। प्रभा कह रही है कि मैं जब शादी होकर यहाँ आई तो अपने साथ कुछ भी तो नहीं लाई। पढ़ाई भी दुश्मन बन गई।
प्रभा ने कहा कि मेरी पढ़ाई भी यहाँ दुश्मन बन गई। कहने का मतलब कि प्रभा की पढ़ाई से भाभी जलती थी। मुन्नी बीवी ने दबी जुबान से, मुन्नी बीवी मतलब जो ननद है, उसने दबी जुबान से, कहा गया यहाँ, दबी जुबान से खूब प्रचार किया कि बहू कुछ न लाई हो, पर बड़ी बहू से लाख दर्जा अच्छी है देखने सुनने में। अब प्रभा ने मुन्नी ने चारों तरफ अड़ोस पड़ोस में घूम घूम करके प्रचार कर दिया था कि ये जो छोटी वाली जो भाभी आई है वह अपने साथ कुछ लाई तो नहीं है, लेकिन बड़ी वाली भाभी से लाख दर्जा देखने सुनने में अच्छी है। जी भी इस बात से, अम्मा जी भी, यहाँ अम्मा जी भी इस बात से सहमत थी। कहने का मतलब कि अम्मा भी मानती थी कि छोटी बहू जो है वह बड़ी बहू से देखने सुनने में बहुत अच्छी है। बस भाभी को नाराज करने के लिए 2-3 बातें काफी थी। कहने का मतलब कि एक पहले ही मैंने बताया है, पहले के वीडियो को यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया है कि किसी महिला के सामने किसी दूसरी महिला की सुंदरता का वर्णन, उसकी पढ़ाई लिखाई का वर्णन, उसकी अच्छाई का वर्णन, यहाँ तक ठीक है। पढ़ाई लिखाई का वर्णन करना, अच्छाई का वर्णन करना, सुंदरता का वर्णन करना, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बेहतर बता दीजिएगा कि यह महिला उससे ज़्यादा सुंदर है, यह महिला इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उससे बहुत अच्छी है, वहीं पर जाकर के उस महिला के मन में ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये सारी भावनाएं आ जाती हैं। इसलिए आ जाती हैं कि आपने उसे किसी और महिला से नीचा दिखा दिया है। हमेशा अम्मा जी के कान भरती रहती हैं। कान भरना, यहाँ ये भी एक मुहावरा है। ये किधर गया, आजा भाई, हाँ, ये है कान भरना। अब इसका मतलब होता है चुगली करना। तो ये लीजिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखता हूँ, चुगली करना। तो अम्मा जी के कान कौन भरती हैं? भाभी भरती हैं। कान भरने का मतलब होता है चुगली करना। तो ये जो चुगली करने का मतलब है, कहने का मतलब यह है कि जो न है वो भी कहना, है ना। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तिल का तार बनाना, नमक मिर्च लगा कर कहना, ये सारे मुहावरे हैं, है ना। वह कहे किससे? अब बेचारी प्रभा कहे तो किससे कहे? पति नाराज है कि पति से वह जाकर बताए, पति बात ही नहीं करता है। कभी कभी आत्महत्या की बात भी उसके मन में आ जाती थी। कभी कभी प्रभा चाहती थी कि जिस तरह से उसका इस घर में उस पर अत्याचार हो रहा है, तो वह आत्महत्या कर ले। समर के मुंह पर हाथ रख दिया। प्रभा ने समर के मुंह पर हाथ रख दिया और सिर झुकाकर उसके ठंडे पपराए होठों को चूम लिया। ये सिर झुकाकर उसके ठंडे पपराए होठों को चूम लिया। यहाँ पर एक स्लैंग वर्ड आ गया है, स्लैंग, जिसको हम लोग गांव घर में प्रयोग करते हैं। अब इसका अर्थ मैं यही लिखने की कोशिश करता हूँ, इसी जगह बगल में देखिए। पपराए का मतलब होता है दरार पड़े हुए, दरार पड़े हुए होठों को चूम लिया। कहने का मतलब कि समर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, समर ने प्रभा के मुंह पर हाथ रख दिया। कहने का मतलब मुंह पर हाथ रख देने का मतलब होता है कि बोलने से मना करना। यह भी एक मुहावरा के रूप में ही प्रयोग होगा, है ना। मुंह पर हाथ रख देना, है ना। तो इसका अर्थ मैं देखता हूँ, इधर आ जाए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। बोलने से
मना करना। कहने का मतलब कि अब जितना बोल गई उससे ज़्यादा मैं सुन नहीं सकता, ये इसका मतलब हुआ, है ना। अब आगे देखेंगे हम लोग। तो सिर झुकाकर उसके ठंडे पपराए होठों को चूम लिया। कहने का मतलब कि प्रभा के होठ को समर ने चूम लिया। प्रभा के होठ में दरारें पड़ी हुई हैं, क्रैक्स हैं, इंग्लिश में होंगे क्रैक्स हैं, उसको चूम लिया। उसे अपने ऊपर अपने पूर्व व्यवहार के कारण ग्लानि हो रही थी। कहने का मतलब कि समर ने जो प्रभा के प्रति पहले व्यवहार किया था, उस व्यवहार के कारण समर के मन में ग्लानि हो रही थी। उसने प्रभा से कहा कि वह इस बार उसकी इस गलती को माफ कर दे और यह वायदा किया कि भविष्य में वे दोनों कभी नहीं लड़ेंगे। कहने का मतलब कि इस बार उसने प्रभा से कहा कि मेरी जो गलती है उस गलती को इस बार माफ कर दो और वादा करता हूँ कि भविष्य में हम दोनों के बीच में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। कहने का मतलब कि पति पत्नी के बीच के सारे गिले शिकवे दूर होते जा रहे हैं। उसने प्रभा से उस दिन छत पर रोने का कारण जानना चाहा। उसने यह भी पूछा कि अच्छा ये बताओ प्रभा कि उस दिन रात को छत पर अंधेरे में बैठ करके और रेलिंग से चार दीवारी से सट करके तुम क्यों रो रही थी? इससे पहले उसने उसे कभी इस प्रकार रोते हुए नहीं देखा था। कहने का मतलब कि समर ने प्रभा को रोते हुए तो कई बार देखा था, लेकिन उस दिन जो छत पर बैठ करके अंधेरी रात में रो रही थी, उस तरह से रोते हुए प्रभा को समर ने कभी नहीं देखा था। आगे बढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, ऊपर में पेज नंबर 99 दिख रहा है और उसके नीचे एक ही बार पेज नंबर 102 दिख रहा है। तो लग रहा है कि कुछ पेज मिसिंग है, जिसके कारण मुझे इस वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ रहा है और मैं फिर देखता हूँ किताब से देख करके मिला करके कि आखिर इसमें मैंने कहाँ पर गलती की है फोटो लेते समय। फिलहाल धन्यवाद।